A very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about the topic that is endocrine system. So the name itself telling the meaning, नाम से ही पता चल रहा है कि endocrine system क्या है. Endo means inside, ठीक है. Endocrine system means वो सिस्टम जो कि बहुत सारे हेल्पिंग ऑर्गन से या बहुत सारे हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स से मिलके बनता है और अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करता है, ठीक है. तो सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से या किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से बन के कंप्लीट नहीं होता है. उसको कंप्लीट बॉडी का सपोर्ट चाहिए होता है, उसको कंप्लीट बॉडी के स्ट्रक्चर्स का सपोर्ट चाहिए होता है जिससे वो अपने आप को या अपने फंक्शन को फुलफिल कर सके, ठीक है. सो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, एक सिस्टम तो आप समझ ही गए होंगे कि सिस्टम बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम बनता है, ठीक. एंडोक्राइन मीन्स क्या? एंडो मीन्स मैंने बोला इनसाइड, तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहाँ पे उन सब की बात चल रही है, ठीक है. तो इंटरनल ऑर्गन्स में जितना भी कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन के थ्रू एक सिस्टम बना, ठीक है, जिसको हमने एंडोक्राइन सिस्टम कह दिया. अब एंडोक्राइन सिस्टम तो बन गया, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम बन गया. मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल ऑर्गन के थ्रू एक सिस्टम बना जिसने बॉडी के जो नीड थी उसको फुलफिल किया, उसको पूरा किया, ठीक है. तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी का जो नीड थी वो फुलफिल हो गई? तो वो है हमारी ग्लैंड्स, ठीक. एंडोक्राइन सिस्टम मेनली किससे काम कराता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले वो किससे काम करा रहा है, तो वो ग्लैंड्स के थ्रू अपने फंक्शन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक. अब ग्लैंड्स क्या होते हैं वो हमें नहीं पता है, तो ग्लैंड्स कह सकते हैं कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है. हर एक चीज़, हर हमारी बॉडी जो है ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बनी है, तो हमारी ग्लैंड्स भी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बनी है. बट ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, या किसी कह सकते हैं कि हर एक ग्लैंड एक पर्टिकुलर हार्मोन को, एक स्पेशल हार्मोन को रिलीज़ करती है, जो हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारी बॉडी को लाइव रखने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वो सारे केमिकल्स या हार्मोन्स किसके थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं? ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं. और ग्लैंड्स को फंक्शन कौन करा रहा है, या ग्लैंड्स किसके अंडर में फंक्शन कर रही हैं? वो कर रही हैं हमारे एक सिस्टम के फंक्शन, सिस्टम के अंडर में, ठीक है. अब वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम का एक नाम है जिसको हमने कह दिया एंडोक्राइन सिस्टम. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ठीक है. तो एंडोक्राइन सिस्टम एक बॉडी के अंदर का सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करता है. किसके थ्रू फुलफिल करता है? ग्लैंड्स के थ्रू. ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन्स और केमिकल को रिलीज़ करना. हर एक ग्लैंड अलग अलग तरह के हार्मोन्स और केमिकल को रिलीज़ करती है जो कि हमारी पूरी बॉडी में रेगुलेट होके डिफरेंट काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी को नीड है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स this particular word endo, this particular word endo, ठीक. एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक. वो ग्लैंड जो कि, देखिए, ग्लैंड का मेन फंक्शन है केमिकल को रिलीज करना, राइट, ठीक. एंडो मीन्स इनसाइड. इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो भी ग्लैंड्स केमिकल रिलीज कर रही है वो इनसाइड दी ब्लड स्टीम कर रही है, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं और वो केमिकल जिस भी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने केमिकल को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है. सो अब हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो हमारी ब्रेन में हो गई हमारी पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये हम डीपली डिस्कस करेंगे अभी. उसके बाद थाइमस, पैनक्रियाज, टेस्टिस, एडिनल, थायराइड एंड ओवरीज,
इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये अपने केमिकल को रिलीज करते हैं और फंक्शन कंप्लीट होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एज यू कैन सी दैट, जैसा आप देख सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपको ब्रेन में दिख रही है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ब्लैक वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमें कहाँ मिल रही है? इट इज फाउंड इन अ ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। इट इज फाउंड इन अ ब्रेन एंड नियर द हाइपोथैलेमस। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो इट इज जस्ट लाइक पी इन शेप, ठीक, मटर के दाने की तरह लग रही है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन, ठीक है। ये एक आपको लाइन दिख रही होगी, इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन। सो दिस लाइन डिसाइडेड विच वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विच वन इज द पोस्टीरियर वन, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये लाइन से हमें पता चलता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका साइज एक मटर के दाने की तरह होता है, बहुत छोटी होती है ये, लेकिन ये जितनी भी छोटी होती है उसका फंक्शन उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। ये जितनी भी छोटी है इसका फंक्शन बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है एंड बहुत ज़्यादा इसका फंक्शन है बॉडी के लिए, ठीक है। तो साइज हमें पता चल गया, इसका साइज क्या है। इसका अदर नेम है हाइपोफाइसिस, ठीक है। हम इसे हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका लोकेशन देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन में लोकेटेड है। 1 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट होता है। इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको शो किया था कि एक लाइन है जो कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है, ठीक। आगे वाला पोर्शन दैट इज एंटीरियर एंड पीछे वाला पोर्शन दैट इज पोस्टीरियर। तो ए से एंटीरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। तो कंफ्यूज मत होइएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर में। जो हमारा एंटीरियर लोब है, ठीक है, उसका एक अदर नेम भी है दैट इज एडेनो हाइपोफाइसिस। मैंने आपको बोला था हाइपोफाइसिस हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक। एंटीरियर लोब को हम एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हॉर्मोन्स को रिसीव करता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। जो हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ से क्या होता है कि हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और कौन रिसीव कर रहा है इसे? एडेनो हाइपोफाइसिस। जो एंटीरियर पोर्शन है और पोस्टीरियर पोर्शन है, दोनों का अपना ही अलग अलग फंक्शन है एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीरियर डिस्कस करेंगे, देन पोस्टीरियर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्टीरियर का भी एक अदर नेम है दैट इज़ न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एडेनो हाइपोफाइसिस को डिस्कस करते हैं। सो ये एडेनो हाइपोफाइसिस एक, इसे हम बोल सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड है। अब ये मास्टर ग्लैंड क्यों है? दिस एडेनो हाइपोफाइसिस इज अ मास्टर ग्लैंड। ये वाली जो है मास्टर ग्लैंड है। क्यों मास्टर ग्लैंड है? क्योंकि इसके पास बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज करता है। जो पोस्टीरियर है वो उतने हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करता है जितना ये रिलीज करता है। सो अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे तो फंक्शन भी ज़्यादा होंगे बॉडी के लिए, ठीक है। तो फंक्शन ज़्यादा होंगे तो हमारी बॉडी डिपेंड है उन फंक्शंस पे, है ना। अगर ये हार्मोन्स हमारे इम्प्रॉपर फंक्शन करें, ठीक है, बैलेंस इनका ख़राब हो जाएगा तो हमारी बॉडी का जितना भी इंटरनल फंक्शन है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमें कहीं ना कहीं हार्म होता रहेगा, ठीक है। सो देख लेते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इसके थ्रू। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आप और देख लीजिए। ये देखिए एडेनो हाइपोफाइसिस, ये आपको आगे की साइड दिख रही होगी एंड ये आपको पीछे की साइड दिख रही है, तो इसलिए आगे है, इसलिए एडेनो हाइपोफाइसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स, कि कौन कौन से हॉर्मोन्स ये रिलीज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
देखिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है। सो एडिनो, ये जो एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस है, वैसे एडिनो मीन्स ही ग्लैंड होता है, ठीक है। हाइपोफाइसिस मैं आपको बता चुकी हूँ पिट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक। इसका जो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग, मुझे लगता है कि ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होगा, सिंपल सा है मीनिंग है कि ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट में होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है। सो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन हमारा कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, ये देखिए मसल ग्रोथ में वर्क कर रहा है, बोन के ग्रोथ में वर्क कर रहा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, देखिए कार्टिलेज फॉर्मेशन और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज में हेल्प कर रहा है, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है। अब आप सोचिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ग्रोथ हार्मोन। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारी पूरी बॉडी में है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। अगर ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट नहीं हुए, आई मीन टू से प्रेजेंट हुए बट ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू ये अपना वर्क नहीं कर पाए, तो क्या प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं हमारी कभी इम्प्रॉपर फंक्शन होगा बॉडी का, ठीक है, हमारी हाइट रुक सकती है, ठीक है, हमारी ग्रोथ रुक सकती है, ठीक, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। समझ में आ रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन, और ये कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरी बॉडी में है जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखता है। मसल ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर मस्कुलर ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे देखिए मसल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है। मस्कुलर ग्रोथ नहीं होगी तो हम ये भी हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, मसल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो मस्कुलर ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बोन ग्रोथ, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं बोन ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। कार्टिलेजिनियस ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। तो कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज वो पार्ट है जो कि दो बोन के बीच में होता है, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट होता है बोन का, दैट इज नोन एज कार्टिलेजिनियस पार्ट, जो कि हमारे बोन इंजरी से बचाता है। मतलब एक बोन से दूसरी बोन के बीच में थोड़ा सॉफ्टनेस अगर होगी तो इजी मूवेबल जॉइंट्स हमारे होंगे, लेकिन अगर कार्टिलेज नहीं होंगे, डायरेक्ट बोन से बोन टच करेगी तो क्या होगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो कार्टिलेज का डेवलपमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है, इम्प्रॉपर रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होता है, कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो ग्रोथ हार्मोन को टेक नहीं कर पा रहा है बाय द हाइपोथैलेमस, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, या हाइपोथैलेमस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। लाइक ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबा आदमी है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको एक प्रॉब्लम है, इसका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, दैट इज दिस प्रॉब्लम इज एक्रोमेगाली, ठीक है। इसको एक्रोमेगाली है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। देन ग्रोथ हार्मोन इसमें कम है, ये देखिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटा इंसान है, ठीक है, जिसकी हाइट सबसे छोटी है। तो इसको क्या है, विली सिंड्रोम, ठीक है, एक विली सिंड्रोम करके आता है जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिड्यूस होने से होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंस है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग, आप इसके नाम से पता कर सकते हैं कि प्रोलैक्टिन का मीनिंग क्या है। एक्चुअली लैक्टिन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। लैक्टिन इज रिलेटेड टू द मिल्क। जैसा कि डिलीवरी के बाद जो मदर फीडिंग कराती हैं, उन मदर को हम लैक्टेशन मदर बोलते हैं क्योंकि वो मिल्क
को फीड करा रही, बेबी को फीड करा रही है मिल्क के थ्रू, मिल्क से, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में फंक्शन करता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी भी होता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, कैसे ये मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है। आप खुद सोचिए कि ब्रेस्ट में इतनी स्पेस होनी चाहिए जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। तो ये क्या करता है, ब्रेस्ट का एरिया बढ़ाता है, इंटरनल एरिया, ठीक। तो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनका एरिया ये इंक्रीज करता है, जिसमें मिल्क फिल हो जाता है और वो बाद में निपल से बाहर आ जाता है। तो अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन डिक्रीज हुआ या इसका अमाउंट कम हुआ या इसका प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर स्पेस ही नहीं है तो मिल्क जितनी स्पेस है उतनी स्पेस में ही प्रोड्यूस होगा, और प्रॉब्लम ये होगी कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। मेल्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक्चुअली ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि प्रोलैक्टिन के थ्रू सिक्रीट होता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। तो जब इनफर्टिलिटी का कोई भी केस आता है, ठीक है, कोई बांझपने का केस आता है, तो हम मेल और फीमेल दोनों का चेक करते हैं। इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि हो सकता है, मेल को क्यों चेक करते हैं, मेल को इसलिए चेक करते हैं कि हो सकता है कि मेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो, जिसकी वजह से उसका स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो, कम स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपना हो रहा है, ठीक है। Then next is थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो कि ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑर्गन्स में जाता है और कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप देख सकते हो तो इस इमेज में देखिए कि ये बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोल रहे हैं। दिस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इज नोन एज थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक पोर्शन में होती है, लैरिंग्स के नीचे एंड ट्रैकिया के ऊपर। ये वाला पोर्शन हमारा लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे है, एंड ट्रैकिया, ये वाला पोर्शन हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर सिचुएटेड है। सो ये ग्लैंड क्या करती है, ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड क्या करती है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक काम है कि ये T3 एंड T4 नाम का थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है, जो कि मिल के बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होके या सेपरेटली या कंबाइन होके बहुत सारे फंक्शन करते हैं बॉडी के लिए। ये वाला मैकेनिज्म आप देखिए, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर हमारा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाली आगे वाली, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने कुछ ना कुछ केमिकल को रिलीज किया। दैट केमिकल इज थायराइड हार्मोन, ठीक है। वो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन गया हमारे थायराइड ग्लैंड में। ये देखिए जो वो हमारे नेक में थी वो थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड थी जो हमारी थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप्ड। वहाँ से जाने के बाद इस थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, उस हार्मोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, T4 एंड T3। अच्छा, हर एक चीज़ हम सब जानते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए वो भी बॉडी के लिए हार्म करती है, या कुछ कम हो जाए वो भी बॉडी के लिए हार्म करती है। तो आप सोचिए कि अगर ये कंटिन्यूस रिलीज होते रहे T3 एंड T4 तो ये कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म कर देंगे,
राइट। तो इसके बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी को जितना भी अमाउंट चाहिए होता है वो सफिशिएंट अमाउंट मिलने के बाद एक नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है। हमारी बॉडी एक नेगेटिव इफेक्ट करती है और एक मैसेज जनरेट होता है। वो मैसेज सीधे जाता है कहाँ, हमारे हाइपोथैलेमस में, हमारे ब्रेन में जाता है, और वो मैसेज को हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट। मतलब ये है कि बॉडी ने बता दिया कि आई डोंट नीड मोर थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो बॉडी ने हमारी बता दिया कि उसे अब थायराइड हार्मोन की नीड नहीं है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है और हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसमें क्या होता है कि सप्रेस हो जाता है, ठीक है। और हमारे जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो सप्रेस हो जाता है और थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। सो आई थिंक आपको मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिज्म क्या था कि हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि हाइपोथैलेमस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ किया, वो गया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पोर्शन में गया, एंटीरियर पोर्शन में गया, क्योंकि हम एंटीरियर पढ़ रहे हैं। एंटीरियर से वो गया थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारे नेक के अंदर। वहाँ पे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, T3 एंड T4। ये T3 एंड T4 हमारी पूरी बॉडी में, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में फंक्शन करते हैं। जब हमारी बॉडी को उनकी नीड नहीं होती है तो एक नेगेटिव मैसेज या इम्पल्स जनरेट होती है और वो सीधे हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जाती है। उससे हमारे हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ दी थायराइड हार्मोन, और वो सप्रेस कर देती है थायराइड हार्मोन को और उसकी नीड फुलफिल हो जाती है, ठीक है। अब फंक्शन देख लेते हैं कि किस तरह का फंक्शन कर रही है हमारी थायराइड ग्लैंड, या थायराइड हार्मोन से किस तरह का फंक्शन हमारे हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर या नॉर्मल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा आई थिंक। तो थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, एक सपोर्टिव फंक्शन कर रहा है ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने के बाद उसको एक हेल्प की नीड हो गई कि मुझे कोई हेल्पर चाहिए, जिसकी वजह से मैं पूरी बॉडी में, पूरे मसल्स में, कैपिलरीज में, कार्टिलेजिनियस में और पूरी बोन्स में, इन सब में मैं अपना इफेक्ट डाल सकूं, जिससे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए। उसके लिए वो सपोर्टिव थिंग क्या थी, थायराइड हार्मोन। अब इस थायराइड हार्मोन ने हेल्प कैसे करी ग्रोथ हार्मोन की, इसने क्या किया कि यूटिलाइजेशन में हेल्प किया। ग्रोथ हार्मोन का जो यूटिलाइजेशन था उसमें हेल्प किया। यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, टारगेट सेल्स में हो रहा था, ठीक है। जो जिस सेल्स में ज़रूरत होती है, नीड होती है, उस सेल्स में हमारा ग्रोथ हार्मोन चला जाता है। उसको जाने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा थायराइड हार्मोन हेल्प कर रहा है, ठीक है। कैसे हेल्प कर रहा है, अब हम सभी जानते हैं कि हर सेल्स के पास अपना ATPase होता है, अपनी पावर होती है, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ATP के थ्रू, ठीक। फिर उस एनर्जी के थ्रू हम हमारा सेल्स कुछ रिसीव करता है, कुछ रिलीज करता है, ठीक है। तो सेल्स का जो फंक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, किसी एनर्जी के थ्रू हो रहा है। उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, ATP, ठीक। तो ATP का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो एनर्जी है, उसको इंक्रीज करा रहा है हमारा थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये थायराइड हार्मोन जो है क्या करा रहा है, उस एनर्जी को इंक्रीज करा रहा है जिस एनर्जी की हमें नीड है ग्रोथ हार्मोन को यूटिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया एक्सप्लेनेशन।
फर्स्ट फंक्शन क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रही है, ग्रोथ हार्मोन के थ्रू हो रही है। ग्रोथ हार्मोन को एक हेल्पर चाहिए था जिसमें वो जो अपने आप को यूटिलाइज करा पाए, ठीक है। तो वो हेल्पर था हमारा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन ने क्या किया, जिस जिस जगह पे ग्रोथ हार्मोन जा रहा था उस जगह पे उस सेल्स में एक एनर्जी प्रोड्यूस करा दी, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन अपना उसके अंदर चला गया, सिंपल, उन सेल्स के अंदर चला गया। नेक्स्ट है, इट स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट, ठीक है, एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को ये कैसे इंक्रीज करेगा, जो हमारा थायराइड हार्मोन है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट हर जगह ये अपने आप को फंक्शन करता है, हर जगह हर ऑर्गन्स में ये फंक्शन करता है। तो इसका एक और फंक्शन है कि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन में हेल्प करता है, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं कि हार्ट पंप कैसे करेगा, जब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, जब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं तब हार्ट पंप कर पाता है। तो अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो हार्ट को एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। वो प्रमोट करता है कि हार्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करे और नॉर्मल रिलैक्स करे, जिससे कि ब्लड का पंप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, इट्स रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये रेगुलेट ऐसे करता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन सेल्स को, अब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये भी कहीं ना कहीं सेल्स पे हमारे इफेक्ट करते हैं, यूटिलाइज होते हैं हमारी बॉडी में। तो उन सेल्स में जब एनर्जी की नीड होती है कि वो इन सब चीज़ों को रिसीव कर पाएँ या कुछ चीज़ों को बाहर निकाल पाएँ, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करा रहा है, हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है हमारा थायराइड हार्मोन। तो जब इन सबको नीड होती है कि वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाएं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये हमारे बॉडी में यूटिलाइज जब होना चाहते हैं तब हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज होके हमारी सेल्स के एनर्जी को इंक्रीज करता है और वो एनर्जी इनको अलाउ करती है कि ये यूटिलाइज हो पाए हमारी बॉडी के अंदर। और हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, तो हर जगह सेल्स हैं, कहीं भी यूटिलाइजेशन होगा तो सेल्स के अंदर ही होगा और वो करवाता है थायराइड हार्मोन। देन नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एक्टिविटी और ब्रेन में ये हेल्प कराता है। तो सेम चीज़ है, सीएनएस की एक्टिविटी में हेल्प कराता है। हमारी सीएनएस के अंदर हम भी, हमारा पूरा सब कुछ सेल से मिलके बना है। सेम चीज़ है कि ये यूटिलाइज करने में, अब हमारे सेल्स के सेंसेशन में, उसके एनर्जी में, हर चीज़ में ये यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। एक और चीज़ कि थायराइड हार्मोन एट द टाइम ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, जब जो है बेबी मदर के एब्डोमेन के अंदर होता है, ठीक है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे थायराइड हार्मोन का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो ब्रेन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेशन सेम चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बोन टिश्यू ग्रोथ डेवलपमेंट भी मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई थिंक आपको इसके फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे, जिसको हम शॉर्ट में ACTH भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम फोर्थ हार्मोन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, इसके नेम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को, ठीक। तो एडिनो मीन्स एडिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस किया था कि हमारे जो किडनीज हैं उसके ऊपर अबव वाले पोर्शन में एक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं जिन्हें, ठीक। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, पर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में उतना डिटेल में कवर नहीं किया था, हम यहाँ पे उसे कवर करेंगे। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पे है, किडनी के ऊपर है, ठीक है।
आप देख सकते हो इस वीडियो में, देखिए सॉरी इस इमेज में देखिए, ये देखिए, ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनीज में, ठीक है। तो अबव पोर्शन में है ये दोनों किडनी पे। इन एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम कट करते हैं, ठीक है, तो इनके पास दो इम्पोर्टेंट पोर्शन आते हैं, या कह सकते हैं दो इम्पोर्टेंट इनके पास एरियाज हैं, ठीक है। ये देखिए, एरिया 1 जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एरिया 2 जिसे हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स जो है उस ये जो है बाहर वाला पोर्शन है, आउटर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, और मेडुला इट इज एन इनर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी हमारी एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, उसको हमने कट किया, ठीक है। कट करने पे हमारे पास दो पोर्शन आए, एक ये लाइट कलर का आउटर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन, ठीक है, और एक ये डार्क ब्राउन कलर का इनर पोर्शन। तो मैंने आपको बता दिया कि आउटर पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। इन दोनों पोर्शन का भी अपना ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म। तो सबसे पहले होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म में कि उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है, जिसके थ्रू हमारे सारे जितने भी हमारे हार्मोन्स थे वो रिलीज हो रहे थे, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारा ACTH भी रिलीज हुआ। कहाँ चला गया? पिट्यूटरी ग्लैंड में चला गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट में चला गया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में चला गया, क्योंकि हम लोग एंटीरियर वाले हार्मोन्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एंटीरियर पार्ट में चला गया, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में जब ये गया तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो ACTH है ये ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। जो हमारा एंटीरियर पार्ट था उसने क्या किया? एड्रिनल ग्लैंड में इसको ACTH को ट्रांसफर कर दिया। अब ये जब ये ट्रांसफर हो गया तो इसमें क्या हुआ? ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आई मीन टू से कि दो पार्ट है उसके पास, तो दोनों पार्ट में गया, इनर मेडुला में और आउटर कॉर्टेक्स में, ठीक। तो इनर मेडुला से निकला एल्डोस्टेरोन, एक ये अपना हार्मोन है। आप समझिए ACTH के थ्रू दो हार्मोन और बन गए, समझ में आ रहा है? ठीक है। फर्स्ट है एल्डोस्टेरोन जो कि इनर मेडुला से निकला था, जो इनर पार्ट था, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड का, और दूसरा था कॉर्टिसोल जो कि हमारा कॉर्टेक्स से निकला था। आप नाम से ही पहचान सकते हैं, नेम इटसेल्फ, ठीक है, टेलिंग द मीनिंग के जो कॉर्टेक्स है उससे निकला कॉर्टिसोल, और जो मेडुला है उससे निकला एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो जो कॉर्टिसोल है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये मैकेनिज्म में हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में गया ACTH, पिट्यूटरी ग्लैंड ने, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको कहाँ भेजा? एड्रिनल ग्लैंड में भेजा जो कि किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। उसको हमने कट किया तो उसमें दो पोर्शन निकले, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन को बोलते हैं, मेडुला इनर पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला के पास अपने अपने फंक्शन होते हैं। कॉर्टेक्स ने क्या किया? एक हार्मोन को रिलीज किया जिसका नाम था कॉर्टिसोल, कॉर्टेक्स से बना कॉर्टिसोल, ठीक है। मेडुला ने एक हार्मोन को रिलीज किया जिसका नाम था एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो जो कॉर्टिसोल था, ये जो हमारा कॉर्टिसोल रिलीज हुआ था कॉर्टेक्स से, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। अब स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फाइट और फ्लाइट में हेल्प होगा। सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है कि वो फाइट और फ्लाइट में हेल्प करता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है कि जब हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम का स्ट्रेस है, कल मेरा एग्जाम है और मुझे उसका स्ट्रेस है, ठीक है। तो मेरे अंदर स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, ठीक है, हाइपोथैलेमस से, ब्रेन से कॉर्टिसोल रिलीज हुआ।
उस कॉर्टिसोल ने क्या किया, मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए कि मुझे क्या 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 करना है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेस की वजह से क्या करूंगी, पढ़ूंगी, राइट, स्टडीज करूंगी, मैं अपना सिलेबस चेक करूंगी और उसको पढ़ूंगी और इम्पोर्टेंट निकालूंगी। मतलब बहुत सारे हम काम करते हैं अपने आप को पास कराने के लिए, ठीक है, एग्जाम में पास होने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं और हमें भूख भी नहीं लगती है। आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि मुझे एग्जाम टाइम में भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है, हमारा कॉर्टिसोल। ये हमारे हंगर को सप्रेस कर देता है, हमारी जो हंगर है उसको क्या कर देता है, दबा देता है, सप्रेस कर देता है, हमारी स्लीप को सप्रेस कर देता है। ये सारे काम करता है और बहुत सारे काम करता है, मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉर्टिसोल, इसको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद होता है आगे हमारा एल्डोस्टेरॉन, जो कि हमारे मेडुला से रिलीज हो रहा था। इसका काम क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। टेंशन में जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप समझते हो, ठीक है, तो ये दोनों साथ में ही रिलीज होते हैं जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर शूट ना कर जाए और हमारा ये जो कॉर्टिसोल है ये स्ट्रेस हार्मोन को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे होती है, जब ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो अब अगर आप सोचिए, अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा तो या तो आप डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेंटल प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो एरो गया है, ये वाला, ये नेगेटिव इफेक्ट का एरो है, ये वाला एरो, ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट का एरो है। इस एरो का काम क्या है, आई मीन इस नेगेटिव इफेक्ट का काम क्या है, इम्पल्सेस जनरेट होती है, मतलब कि ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो गया है, अब इसको रिलीज नहीं होना चाहिए, या एल्डोस्टेरोन इनफ हो गया है, इसको रिलीज नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस क्या करता है, एसीटीएच को रिलीज करना कम कर देता है या बंद कर देता है, ठीक है, जिससे कि हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाता है और एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होना बंद हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव इफेक्ट ना हो तो कंटिन्यूअस एसीटीएच इंक्रीज होता रहेगा और कंटिन्यूअस कॉर्टिसोल इंक्रीज होता रहेगा, एल्डोस्टेरोन होता रहेगा। और आप और मैं बहुत क्लियरली अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज बॉडी के लिए बहुत ज्यादा भी गुड नहीं होती है और बहुत कम भी गुड नहीं होती है, ठीक है, बहुत एक्सेसिव भी अच्छी नहीं होती है और बहुत लेस भी अच्छी नहीं होती है। हमेशा मैनेज करके चलना होता है, बॉडी को मेंटेन करके चलना होता है, तो इसके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट रिलीज होता है। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कॉर्टिसोल जो हमारा था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो कॉर्टिसोल जो था वो हमारा क्या क्या कर रहा है, मेन इसके क्या क्या फंक्शन है, हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो अब ये ब्लड शुगर लेवल कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, आई मीन, तो ये ब्लड शुगर लेवल इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे सामने से एक डॉगी आ रहा है और वो मुझे काट लेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं एकदम शांत खड़ी रहूंगी, मुझे टेंशन हो जाएगी कि मुझे क्या करना है। देखिए, स्ट्रेस तुरंत इंक्रीज हो जाता है कि कहीं वो मुझे काट ना ले, या तो मैं भागूंगी, सिंपल सी चीज है। लेकिन दोनों ही काम में, फाइट और फ्लाइट, दोनों ही काम में हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, कॉर्टिसोल, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल, हम सब जानते हैं कि जो हमारी ग्लूकोज लेवल होता है, शुगर लेवल होती है, वो हमारे एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी की जरूरत होती है, भले ही हम उसे मारेंगे या हम उससे डर के भागेंगे, दोनों में ही हमारी एनर्जी यूज हो रही है। तो एनर्जी को इंक्रीज कौन कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल, जो कि किसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है, कॉर्टिसोल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है मेमोरी और अटेंशन। हम बहुत अटेंटिव हो जाते हैं और हमारी मेमोरी भी बहुत शार्पली, अब वो डॉगी आ रहा है तो मैं उसके एक्सप्रेशन से देख के बता सकती हूँ कि इसको गुस्सा आ रहा है और ये मुझे शायद काट लेगा,
तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? हमारी मेमोरी काम कर रही है, ठीक है, कि हो सकता है कि ये मुझे काट ले। अटेंशन, देखिए मैं अटेंटिव हो गई हूँ तो मुझे अब करना क्या है, मैं भाग जाऊं या मैं इसको मारूं, ठीक है, तो मैं बहुत अटेंटिव हूँ, मैं अपने डिसीजन को लेके कि मुझे क्या डिसीजन लेना है उसके लिए मेरा अटेंशन बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, तो ये कौन हेल्प कर रहा है? कॉर्टिसोल हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है? बोलते नहीं टेंशन मत लो, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इसलिए इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, एक कॉर्टिसोल और दूसरा एल्डोस्टेरोन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। अब वो ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है। देन डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम डर जाते हैं या हमें किसी चीज से भागना होता है तो हम नहीं फील करते हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं भागना छोड़ दूं। समझ रहे हैं आप? अब मेरे पीछे डॉगी पड़ा है, भाग रहा है, तो मैं रन करूंगी, बहुत फास्ट रन करूंगी, नो मैटर मेरे पैर में दर्द हो रहा हो, नो मैटर मेरे पैर में पहले से चोट लगी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं क्या करूंगी? रन करूंगी। तो हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ द टेंशन हम भूल जाते हैं कि हमारे कहीं और भी चोट लगी थी, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि जब मदर की डिलीवरी हो रही होती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए जब मदर की डिलीवरी हो रही होती है तो उसमें क्या होता है कि मदर के एपिजियोटमी की जाती है, कट किया जाता है मदर का एरिया, वजाइनल एरिया में कट किया जाता है, लेकिन मदर को उसका पेन पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बेबी के जो डिलीवरी का पेन होता है वो इतना ज्यादा इंक्रीज होता है कि मदर को उस कट का पेन नहीं पता चलता है। तो आप सोचिए उसमें भी कॉर्टिसोल का पूरा पूरा रोल होता है। तो जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो हमें सेंसिटिव पेन जो है वो हमें फील नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो कहीं और लगा होता है। देन नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज सीरोटोनिन, ठीक है। ये सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि हमारा गाबा हो गया, हमारा एसिटिलोकोलिन हो गया, ठीक है, हमारा सीरोटोनिन भी होता है। इनका अपना अपना, हर चीज का अपना अपना मेन फंक्शन होता है। फिलहाल मैं बाकी न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्कशन नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सीरोटोनिन के बारे में बताती हूँ कि सीरोटोनिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे जो हैप्पीनेस है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे कि हम खुश रहते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका मेन फंक्शन क्या है कि वो हमें हैप्पी बनाता है, हमारी फीलिंग्स को हैप्पी करके रखता है, इट मेड अस हैप्पी। लेकिन यहाँ पे जब हमें टेंशन होती है तो हम कोई भी चीज, कोई भी जोक सुनते हैं तो हमें हंसी नहीं आती, राइट? या किसी की बात सुनते हैं हमें हंसी नहीं आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज में लगा होता है। मेरा कल एग्जाम है, मुझे अगर कोई माइंड डाइवर्ट करना भी चाहेगा तो मैं नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा अटेंशन एग्जाम में है कि मुझे एग्जाम पास करना है, क्लियर करना है, नंबर अच्छे लाने हैं। तो ये सारी चीजें हमें फोकस कराती है, हमारा कॉर्टिसोल हमें फोकस कराता है कि हमें किस चीज को ज्यादा अटेंशन देनी है, जिसकी वजह से सीरोटोनिन लेवल कम हो जाता है और हम ज्यादा हंसते नहीं हैं या ज्यादा जॉय नहीं फील करते हैं या ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सप्रेस इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है ब्लड से। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं करेंगे, जो पहले तो आप ये सुन लीजिए, सीरोटोनिन है वो हमारा ब्लड के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई में रिलीज होता है। तो ब्लड सप्लाई में अगर वो रिलीज हो रहा है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसमें हमारा WBC आता है, ये सारी चीजें आती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसको क्या सोचेंगी, फॉरेन बॉडी है, पता नहीं क्या फॉरेन मटेरियल आ गया है, लो इसको किल कर दो। तो कॉर्टिसोल अपने आप को पहले से ही प्लान करके चलता है कि मुझे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है वरना वो मुझे किल कर देगा फॉरेन समझ के, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्टिसोल। तो आई थिंक आपको
कॉर्टिसोल के फंक्शन डिटेल में क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। ओके, एल्डोस्टेरोन मैंने नहीं बताया, मैंने स्लाइड में नहीं डाला है, सॉरी फॉर दैट। एल्डोस्टेरोन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि एल्डोस्टेरोन मैंने आपको बोला था कि ये बीपी को इंक्रीज करता है। एक्चुअली ये बीपी को कैसे इंक्रीज करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सॉल्ट को इंक्रीज करता है। जैसा कि जब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब बीपी क्या होता है, हमारा बीपी लो होता है तो कहते नहीं कि कुछ स्नैक्स खा लो, सॉल्टी चीज खा लो या नमक खा लो जिससे कि तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक में क्या होता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम होता है हमारा, ठीक। तो सोडियम क्या होता है, वो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा। तो ये कॉमन सॉल्ट क्या करता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है कि सोडियम को रिलीज करना, ठीक है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ACTH, ठीक, जिसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में FSH भी बोलते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज और डिस्कस करनी पड़ेगी, दैट इज GnRH। ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH है क्या एग्जैक्टली? ये भी एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारे सेक्स हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प कराता है, जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारी ओवरी हो गई, लड़कों में, बॉयज में टेस्टिस हो गया, ये सारी चीजों को मेच्योर कराने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से हमारा, जो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है हमारा, उससे क्या हुआ, GnRH रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये GnRH कब रिलीज होता है? जब हम 8 साल के होते हैं, एट द टाइम ऑफ द एज, ठीक है, तभी GnRH का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। GnRH रिलीज हुआ एक बार, ठीक है, कहाँ रिलीज हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, वहां पर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है कि उसने क्या किया, उस GnRH के हेल्प से दो हार्मोन बनाए, एक हुआ LH, एक हुआ FSH। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का? ये हम मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं। मेल में ये क्या एक्ट करते हैं? मेल में ये जो मेल के टेस्टिस होते हैं, जिनको हम जिनके अंदर स्क्रॉटम्स होते हैं, ठीक है, तो उस टेस्टिस को क्या करते हैं, ये उस टेस्टिस को इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बॉयज में एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आगे चल के टेस्टिस के अंदर क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका करता है और स्पर्म का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि FSH का FSH और LH का फंक्शन मेल में क्या है। लेकिन ये सारी चीजें हो कब रही हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि जब हम 13 ईयर के हो जाते हैं, 12 से 13 ईयर के हो जाते हैं, तब हमारे अंदर की बॉडी चेंजेस होती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट थोड़ा सा एनलार्ज होने लगता है, हिप्स ब्रॉड होने लगते हैं, ठीक है, वॉइस चेंज होने लगती है, प्यूबर्टी हेयर्स निकल आते हैं, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन में हेयर्स निकल आते हैं, ये सारी चीजें चेंज होने लगती हैं, ठीक है। और बॉयज में भी सेम चीजें होती हैं, उनकी वॉइस चेंजेस होते हैं और उनके भी हेयर्स प्रोडक्शन होते हैं जेनाइटल ऑर्गन में, है ना, और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड होने लगता है। ये सारी चीजें बॉयज में भी होती हैं। तो जो उनका शोल्डर पोर्शन है वो ज्यादा ब्रॉड होने लगता है ना, ये सब होता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? LH और FSH, ठीक।
फीमेल में ये क्या कर रहे हैं, फीमेल में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज किया है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन। जैसा कि ये मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहे थे टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ओवरी के डेवलपमेंट के लिए। आगे चल के जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो सके या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ सके, इन सब चीजों के फंक्शन के लिए क्या हो रहा है, ओवरी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, ईस्ट्रोजन के थ्रू हो रहा है, जो कि किसके थ्रू निकला है, एफएसएच और एलएच। ये जो हमारे एफएसएच और एलएच हैं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि जीएनआरएच के थ्रू बाहर आए हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे ब्रेन ने क्या देखा कि एज बढ़ रही है, किसी भी बॉय या गर्ल की एज बढ़ रही है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द एज 8 साल में, जब हम 8 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, और प्रोड्यूस करने के बाद वो उसको कहाँ भेज देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जब हम 13 ईयर के हो जाते हैं, अभी देखिए वो तब तक कुछ नहीं कर रही है, जैसे ही हम 12 और 13 ईयर के हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, 2 हार्मोन को रिलीज कर रही है, एक एलएच और एक एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे फंक्शन कर रहे हैं, बॉय और गर्ल दोनों में फंक्शन कर रहे हैं। बॉय में ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो कि बॉय के टेस्टिस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और स्पर्म बनाने में हेल्प कर रहा है। फीमेल में क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो रहा है, एक ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट्रोडोल भी कह सकते हैं या ईस्ट्रोजन भी कह सकते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एफएसएच के थ्रू, एफएसएच और एलएच के थ्रू, और ये क्या कर रहे हैं, गर्ल्स में ओवरीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कि आगे चल के उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ सके और वो प्रेग्नेंट हो सके। आई थिंक आपको मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताया इसलिए मैंने इसके नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो इससे। यहाँ पे देखिए बहुत इजीली मैंने बहुत इजी मैकेनिज्म बनाया है। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच को रिलीज किया, वो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू 2 हार्मोन निकले, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच दोनों में फंक्शन करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन ने किस पे फंक्शन किया, टेस्टिस पे किया। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने किस पे फंक्शन किया, ओवरी पे किया। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन देख लीजिए। यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं, मेल में क्या फंक्शन चल रहा है। ये देखिए मेल में क्या फंक्शन हुआ, यहाँ पे मेल में टेस्टोस्टेरोन ने हेल्प की थी ना मेल के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो मेल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखिए जो पेनिस होता है, स्क्रॉटम होता है, वो उसका साइज और उसका क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। देन फेशियल हेयर हो जाते हैं जिसको हम बियर्ड बोलते हैं। ठीक, दाढ़ी निकल आती है, ये सब निकल आता है। देन लैरिंग्स जो है हमारी वो एलोंगेट हो जाती है। जो लैरिंग्स आपको पता होगा, फेरिंग्स लैरिंग्स, इससे पहले वाले यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि लैरिंग्स जो होता है वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जो कि हमारे गले में होता है। वो क्या करता है, वो हमारी वॉइस को प्रोड्यूस करता है, उससे ही हमारी जो आवाज है वो निकल रही है। ठीक है, शार्प स्लो जैसी भी है वो लैरिंग्स के थ्रू ही निकल रही है। तो यहाँ पे हमारी देखिए वॉइस चेंज होती है, 13-14 साल के आसपास हमारी आवाज चेंज हो जाती है। वो किसके थ्रू हो जाती है, लैरिंग्स के एनलार्ज होने की वजह से हो जाती है। लैरिंग्स का साइज बढ़ जाता है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, हार्मोन्स की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, देन शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, मैंने आपको बताया कि शोल्डर का साइज बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। फिर जो हमारी जो बॉडी है, बॉयज में बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं। बॉयज की बॉडी पे ज्यादा हेयर्स ग्रो होते हैं। ठीक है, और जो उसकी मसल्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है। समझ गए, ये सारी चीजें चेंजेस हो रहे हैं किसके हेल्प से, एफएसएच और एलएच की हेल्प से और टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से। ठीक है, फिर फीमेल्स में देख लीजिए, फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट
एनलार्ज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ मेच्योर हो रहा है, ठीक है। हिप्स जो होते हैं उसके ब्रॉड होने लगते हैं, ठीक है। एंड जो प्यूबिक हेयर मीन्स जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन में हेयर्स निकलते हैं उनको हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं, वो निकलने लगते हैं। इंटरमीडिएट लोब, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं बताया था, पर मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास 3 लोब होते हैं। इंटरमीडिएट लोब को बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे, बुक में देखेंगे या बहुत सारे स्लाइड्स में देखेंगे, वो शो करते भी हैं नहीं भी करते, पर मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ जिससे कि इंटरमीडिएट लोब आपको क्लियर हो जाए। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, लाइन से हम कर रहे हैं, देखिए एंटीरियर पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये है हमारा इंटरमीडिएट, ये बीच में है इसलिए इसका नाम है इंटरमीडिएट लोब। अब इंटरमीडिएट लोब क्या करता है, कैसे करता है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए इसका अगर आप इमेज में देखें तो इसका एरिया बहुत कम है, ठीक है, इसका एरिया जो है वो बहुत ही कम है। और इस आप ये नोट्स में भी डाल सकते हैं कि मिडिल पोर्शन है, ठीक है, इट इज अ मिडिल पोर्शन। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं हैविंग लेस एरिया, देखिए बहुत कम इसका एरिया है, हैविंग लेस एरिया। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हैविंग हॉर्मोन्स, ठीक है, ये क्या करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, रिलीज हॉर्मोन्स। अब कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए मेलानोसाइट, आई थिंक आपको कुछ नाम सुन के इसका नेम आपको याद आ रहा होगा कि मेलानोसाइट कहीं तो सुना, राइट। तो आपने स्किन में मेलानोसाइट पढ़ा होगा आई थिंक। तो मेलानोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, ये देखिए मेलानोसाइट, ये मेलानोसाइट अल्फा बीटा 2 तरह के होते हैं, एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, पर यहाँ पे हम 2 तरह के डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा बीटा 2 तरह के मेलानोसाइट्स हैं हमारे पास, जिनका मेन फंक्शन क्या है, मेलानिन नाम के हार्मोन को रिलीज करना। अब ये मेलानिन क्या है, मेलानिन जो है वो एक हमारा हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी के कलर को दिखाता है। ये होते हैं हमारे 4 तरह के, 4 टाइप्स के, येलो, रेड, ब्राउन एंड ब्लैक। तो आप देखिए साउथ एरिया के जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनका कलर डल होता है तो उनके अंदर मेलानिन होता है ब्लैक। नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्मली जिनका मेलानिन ब्राउन होता है वो सांवले कहलाते हैं, ठीक है। फिर कुछ कुछ आपने देखा होगा जिनकी आपको पिंकिश स्किन लगती है, आप कहते हैं कि कितनी पिंक है इसकी स्किन, वाइटिश पिंक है इसकी स्किन, ठीक है। तो पिंकिश स्किन क्यों लगती है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन होता है रेड, ठीक है। और कुछ लोग आप ऐसे दिखते होंगे जैसे कि उनके अंदर ब्लड ही नहीं है, येलो येलो तरह के, तो उनके अंदर मेलानिन होता है येलो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेलानिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका मेन फंक्शन क्या है, स्किन के कलर को डिसाइड करना, गोरे, काले या पिंकिश या जैसे भी हर तरह के, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, वो सारा कौन डिसाइड कर रहा है, मेलानिन का कलर। अब मेलानिन किससे रिलीज हो रहा है, हमारे इंटरमीडिएट लोब से रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसका नाम है मेलानोसाइट, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो अब ये मेलानोसाइट रिलीज क्यों हो रहा है, इसका पर्पस हम जान लेते हैं कि ये क्यों रिलीज हो रहा है। नहीं रिलीज होना चाहिए, हमारी बॉडी का तो कलर ऑलरेडी दिख रहा है, वो चेंज थोड़ी होता है ना, चेंज लेकिन होता है अगर आपने ध्यान दिया हो। कहते नहीं है धूप में मत जाओ काले हो जाओगे, राइट, धूप में जाने से कलर डल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मेलानोसाइट रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो हमारे अंदर जो मेलानोसाइट हार्मोन, मेलानिन तो हमारे अंदर ऑलरेडी है, स्किन में है, ठीक है, हमारे आईज में है, इसलिए हमारी आईज ब्लैक दिख रही हैं, जिनकी आईज ग्रीन होती हैं, ये सारी चीजें मेलानिन से ही डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो हमारी स्किन में ऑलरेडी मेलानिन है, लेकिन जब हम धूप में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, तो हमारी स्किन और ब्लैक ब्लैक दिखने लगती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे दोनों मेलानोसाइट रिलीज होने लगते हैं, ये दोनों हमारे मेलानोसाइट रिलीज होने लगते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। रिलीज क्यों होते हैं, जिससे कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर सके,
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सनबर्न हो जाता है, ठीक है, धूप की वजह से सनबर्न हो जाता है, ठीक। तो वो सारी चीजें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? मेलानोसाइट। जिन लोगों में मेलानोसाइट कम रिलीज होता है, ये हार्मोन कम रिलीज होता है, उनके स्किन पे सनबर्न हो जाता है। धूप से कहते नहीं जल गई मेरी स्किन, ये सब उनको ही होता है जिनके अंदर मेलानोसाइट हार्मोन्स रिलीज कम होता है, ठीक है, लेस होता है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका फंक्शन है कि ये हमें क्या कहते हैं, हमारे अंदर ट्यूमर या कैंसर होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? ये हमारे स्किन को और डार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सनलाइट हमारे डीएनए को अफेक्ट नहीं कर पाती है, और अगर डीएनए को अफेक्ट कर जाएगी तो ट्यूमर होने के या कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको इंटरमीडिएट लोब का इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे स्किन के जो कलर है किसकी वजह से है? मिलानिन की वजह से है। वो तो ऑलरेडी हमारे पास है मिलानिन, लेकिन मिलानोसाइट जो होते हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा, वो कब रिलीज होते हैं? जब हम सनलाइट में जाते हैं तब वो दोनों रिलीज होते हैं और हमें प्रिवेंट करते हैं स्किन कैंसर से और सनबर्न से और स्किन प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमें आई थिंक आपको याद होगा कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को अभी हमने उसमें थोड़ी पहले स्लाइड में हमने क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर इंटरमीडिएट जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने आपको बोला था पोस्टीरियर, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। अब ये पीछे वाला पोर्शन हम जा रहे हैं डिस्कस करने। तो एज यू कैन सी दैट कि पीछे वाले पोर्शन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है क्या? ये है हमारे न्यूरॉन, ठीक है। तो इन न्यूरॉन का एक अपना ही नेम है, इनका नेम है पिट्यूटरी स्टैल्क, STALK स्टैल्क। अच्छा, इनका अलग नेम इसलिए भी है क्योंकि इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ये हॉर्मोन्स को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। क्या ये कैसे हेल्प करते होंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स क्यों हेल्प करेंगे? एक्चुअली न्यूरॉन स्टोर नहीं करते हैं, वो हेल्प करते हैं। वो हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन पास करते हैं कि हॉर्मोन्स की नीड है। कौन कौन से हॉर्मोन्स? आप नीचे देखिए, ऑक्सीटोसिन, ये देखिए हमारे पास ये 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये 2 हार्मोन हमारे आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। क्यों स्टोर हो जाते हैं? क्योंकि ये वाली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं कि हमें इन दोनों हार्मोन्स की नीड है, ठीक है। तो देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली कांटेक्ट किसकी हेल्प से है? पिट्यूटरी स्टैल्क की हेल्प से है। अब इनका मेन फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, इन दोनों को रिलीज करना है, ठीक है। तो जो हमारा वेसोप्रेसिन है उसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है हाइपोथैलेमस में रिलीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला हाइपोथैलेमिक हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो रहा है, इसलिए हमने बोल दिया कि ये स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब आप इसका नाम अगर देखें, एंटी मीन्स हम बोलते हैं एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल है, ठीक, एंटी बैक्टीरियल है, ये सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी का मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव करना, मतलब किसी चीज को रोक देना, है ना, डिसअप्रूव करना। तो अगर ये किसी चीज को रोक रहा है तो यहाँ पे किसको रोक रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेटिक, यूरेटिक से बना यूरिन, ठीक है। डाययूरेटिक का मतलब वाटर को यूरिन में जाने से रोक रहा है, समझ आ रहा है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाई से निकला आपका वाटर, यूरेटिक से निकला आपका यूरिन, ठीक है। वाटर जो है यूरिन में जाने से रोक रहा है। एंटी मतलब
डिसअप्रूव करना, रोकना, ठीक है। तो अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें आपके बॉडी सिस्टम यूरिन में वाटर जाने से रोकता है। अच्छा, आप खुद सोचो कि अगर आपके यूरिन में वाटर कम जाएगा तो यूरिन कैसा होगा आपका, ठीक है, कैसा होगा आपका यूरिन। जब आप पानी कम पीते हो तो आप यूरिन करने के लिए जाते हो, तो मुझे लगता है या ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन कि सबके साथ होता होगा ये, कि यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा येलो कलर का होता है। क्यों येलो कलर का होता है? अच्छा, उस यूरिन को अगर आप कलेक्ट करो और उसमें पानी मिला दो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका जो येलो कलर है वो हल्का हल्का पेल येलो होने लगेगा, यानी कम येलो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें वाटर मिला दिया है, ठीक। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है कि जब हमें हमारी बॉडी को लगता है कि वाटर एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब आप समझे, जब हमारी बॉडी को लगता है कि वाटर अब बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, तब हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, समझे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी चाहती है कि वाटर यूरिन के थ्रू नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, अगर हम कॉमन लाइफ का देखें, ठीक है, तो अगर आप हिंदू हैं तो आप सोचिए करवा चौथ में जब आपकी मम्मी पानी नहीं पीती हैं, वाटर नहीं इंटेक करती हैं, ठीक है, तो क्या होता होगा, उनको स्वेटिंग कम आती होगी, है ना, उनको स्वेटिंग भी कम आती होगी, उनको यूरिन भी कम लगता होगा, ठीक है, उनको यूरिनेट करने की अर्ज भी कम होती होगी, ये सारी चीजें होती होंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिससे कि वो वाटर को मैनेज कर सके, जिससे कि वो वाटर को रोक सके कि वो यूरिन में चला जाए। अगर वो वाटर को नहीं रोकेगा और वाटर कंटिन्यू यूरिन के थ्रू पास होता जाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। उस पानी की कमी को बचाने के लिए क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। उसी तरह अगर आप मुस्लिम हैं तो आप रमजान में, जो कि अभी निकले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप दिन भर पानी नहीं पीते हैं तो आपको पसीना कम आता होगा, स्वेटिंग आपको कम आती होगी, राइट। तो स्वेटिंग कम क्यों आती है? स्वेटिंग कम इसीलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर ये हार्मोन रिलीज हो जाता है जिससे कि आपको स्वेटिंग आएगी। स्वेटिंग, अच्छा मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, एक्चुअली स्वेटिंग आएगी तो वाटर लॉस होगा ना, अंदर का जो वाटर है आपका वो लॉस होगा, तो वाटर लॉस बचाता है हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आई थिंक आपको इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा एग्जाम्पल इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए फंक्शन, वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मेन इसका देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है इसके। फर्स्ट, दिस वन, रिटेन वाटर इन अ बॉडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉडी को स्टोर करके वाटर को स्टोर करके रखता है। देन नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन है कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकोड़ देना, ब्लड वेसल का साइज कम कर देना, वॉल्यूम उनका कम कर देना। इसका भी एक लॉजिक है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो वाटर जो है बॉडी में रिटेन हो रहा है कहीं ना कहीं, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल का साइज कम हो रहा है। अब मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्लड वेसल का साइज कम हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा वाटर लॉस कम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड की हेल्प से। ये देखिए, ये हमारा नेफ्रॉन है। हम सभी जानते हैं कि किडनी के अंदर हमारा नेफ्रॉन होता है, और इससे पहले हम रीनल सिस्टम पढ़ चुके हैं तो हमें क्लियर है कि ये हमारे नेफ्रॉन है जो कि हमारे किडनी के अंदर है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो वाटर है वो हमारा बॉडी के अंदर कैसे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, या बॉडी वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकलने से कैसे बचा रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उसका मेन फंक्शन है जो हमारा एंटी डाययूरेटिक, हमारा ये था
हार्मोन था, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो वाटर को प्रिवेंट करता है बाहर निकलने से, बॉडी से बाहर निकलने से। तो वो कर कैसे रहा है? तो सिंपल सी चीज है, यूरिन किसके थ्रू बनता है? किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। किडनी में कौन फिल्टर कर रहा है? नेफ्रॉन फिल्टर कर रहा है, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, जब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, जब ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं कि एफरेंट आर्टरियोल, जो ये एफरेंट आर्टरियोल से हमारा ब्लड जाता है, तो वो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, कम ब्लड आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन ब्लड कम आ रहा है। जब ये ब्लड कम आएगा, लेस ब्लड आएगा, तो लेस ब्लड एंटर होगा किसके अंदर? हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होगा। और हम सब जानते हैं कि फर्स्ट फिल्ट्रेशन, हमारा जितना भी ब्लड होता है, ब्लड से ही तो हमारा यूरिन बनता है, तो जितना भी ब्लड होता है उसका फर्स्ट फिल्ट्रेशन हमारा किसके अंदर होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स के साइज कम हो गया है तो यहाँ पे ब्लड भी कम आएगा, और जब ब्लड कम आएगा तो ग्लोमेरुलस उसको कम फिल्टर कर पाएगा। जब चीज लेस है तो फिल्ट्रेशन भी लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो लेस हो जाएगा। जब वो लेस हो जाएगा तो वो आगे चला जाएगा, जब लेस होगा तो आगे लेस पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर्ड ब्लड कम आ रहा है, स्लो स्लो आ रहा है क्योंकि कम है। ज्यादा होता तो प्रेशर से आता, कम है तो स्लो आ रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्लो बॉल को फेंकूंगी आपकी तरफ तो आप इजीली कैच कर लोगे। अगर मैं बहुत फास्ट फेंकूंगी तो आपसे बॉल छूट जाएंगी और आप इजीली कैच नहीं कर पाओगे। सेम यहाँ पे चीज होती है कि जब ब्लड फिल्टर होके इस एरिया से आता है, जिस एरिया को हमने बोला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इस एरिया से जब आता है ब्लड, तो इस एरिया से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है कि वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे इस एरिया में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्लोली स्लोली ब्लड आ रहा है तो वो इजिली वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि स्लो स्लो जा रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो बॉडी के अंदर, अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो वाटर कहाँ चला गया? दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में चला गया विद द हेल्प ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज में जाएगा, उसके बाद ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन का। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो कम ब्लड आ पाएगा किसके अंदर? किडनी के अंदर। किडनी से जाएगा नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर जब जाएगा तो कम फिल्टर होगा। कम फिल्टर होगा तो वो आगे भी कम पास होगा। जब वो कम पास होगा तो जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है एरिया, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, वो बहुत फास्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि स्लो स्लो चीज जा रही है तो उसमें से कोई भी चीज उठा के अपने पास रखना इजी है। उसने बहुत फास्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो वो दोबारा से ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड प्रेशर में चला गया। ठीक है, ऐसे हमारा जो वाटर था वो बच गया, कहाँ जाने से? यूरिन बन के बाहर एक्सक्रीट होने से। आई थिंक आपको मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो नोट्स के लिए आप मेरे वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बना लीजिए। इट्स वेरी इजी, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। अब नेक्स्ट हार्मोन देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, ऑक्सीटोसिन। इट इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ये भी हर एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। ये भी हाइपोथैलेमस से निकलेगा। ये भी स्टोर हो जाएगा पोस्टीरियर लोब में, जैसे कि इससे पहले वाला हार्मोन स्टोर हो रहा था। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? यहाँ देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन है, जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या है? मैं आपको प्रोलैक्टिन में बता चुकी हूँ कि मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड हमारे मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अगर मेमोरी ग्लैंड का एरिया ज्यादा है
तो मिल्क ज़्यादा बनेगा, उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अगर मेमोरी ग्लैंड का एरिया कम है तो मिल्क कम बनेगा उसके अंदर। तो एरिया कौन बना रहा था? प्रोलैक्टिन बना रहा था। लेकिन उस मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर भी तो निकालना है। आप खुद सोचिए, छोटा बच्चा जब बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कंप्लीटली जो मिल्क है उसको निपल से बाहर निकाल सके। उसकी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ब्रेस्ट को के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, हमारा ब्रेस्ट हमें फील नहीं होता है, ब्रेस्ट के अंदर ये सब होता है कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ता है फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिकुड़ता है फिर रिलैक्स हो जाता है, सिकुड़ता है रिलैक्स हो जाता है। अब जब किसी चीज को आप इस तरह से करोगे, प्रेस करोगे और फिर उसे छोड़ दोगे, रिलैक्स करोगे, तो कुछ भी चीज उसके अंदर होगी वो बाहर आ जाएगी, अगर रास्ता है तो निपल एक रास्ता होता है जिसके थ्रू मिल्क बाहर आता है और दूसरी तरफ से बेबी सक भी कर रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होती है। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है मिल्क के वो जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर निकालने में विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है और कहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है? वो करता है हमारी स्मूथ मसल यूट्रस के अंदर। यूट्रस जो होता है हमारा, जिसके अंदर हमारे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं। जब मदर का 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है कि ये यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि अब उस बच्चे को बाहर निकालना है उसके लिए। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस कौन करा रहा है? ऑक्सीटोसिन करा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीटोसिन भी, उसका मेन फंक्शन भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन यूरिनरी ब्लैडर को भी, प्रेगनेंसी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है हमारा, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि हमारा यूरिन आराम से पास हो सके। तो आई थिंक आपको ऑक्सीटोसिन क्लियर हुआ होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्लियर हो गया होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन, इंटरमीडिएट और एंटीरियर पिट्यूटरी आगे हम देखेंगे।